नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, तमाम मार्केट के अहम ट्रेंड्स, सेक्टर्स में कहां कहां रही तेजी, कहां रही गिरावट, ये सारी बातें बहुत ही स्पष्ट जानकारी के तौर पर आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि कल के बाजार में जब आप उतरें तो आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, किन सेक्टर को अपने रडार में रखना चाहिए, ताकि आप जब कल बाजार में उतरे तो आपकी तैयारी पक्की हो। इसीलिए इस शो का नाम है कल की तैयारी। इस शो में हम तमाम सेक्टर और बातों पर तो गौर करते ही हैं, मार्केट ट्रेंड्स को तो पकड़ते ही हैं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और इन सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जो सवाल आपने कल पूछे थे यानी मंगलवार को पूछे थे, उसका जवाब आज दिया जाएगा। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब आने वाले शोज में दिए जाएंगे। तो अपने सवाल फटाफट से भेजिए। और इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जी हमारे साथ इस वक्त कल की तैयारी इस शो में शामिल हो रही हैं। स्नेहा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में जोड़ते हुए और अपना कीमती समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार से बड़े जो संकेत हैं और वो सबसे अहम रहते हैं। और आप देखिए कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि लगभग 24,750 के पास बंद हुआ और 73 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 64 अंकों की तेजी क्लोजिंग तक होते होते नजर आई और 55,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग ली। बात करें इंडिया विक्स की तो 18 के ऊपर अभी भी कायम है, हालांकि नरमी के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम ब्रॉडर मार्केट की तो आप मिड कैप में देखेंगे, यहां पर भी दबाव देखने को मिला और फ्लैट बंद हुआ। यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज देखें तो पहले से थोड़ा बेहतर नजर आया और यहां पर लगभग आधे % की तेजी हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। आज के बाजार को अगर हम देखें तो साफ तौर पर आप पाएंगे कि HDFC लाइफ निफ्टी का टॉप गेनर बना, 2.25% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा BEL में लगभग 1.5% तक की तेजी नजर आई। बजाज फिनांस, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटो जैसे स्टॉक्स में लगभग 1% तक की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव जो था वो ITC पर नजर आया। खबर अहम थी इससे हिस्सा बेचने की और उसमें 3% की गिरावट ITC में हमें निफ्टी का टॉप लूजर बना। इंडसइंड बैंक एक बार फिर मुनाफा वसूली का शिकार, लगभग 2% यहां गिरावट। नेस्ले, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, ये सभी स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कांटे की टक्कर कहा जाएगा, क्योंकि 1367 शेयर मार्केट ब्रेथ में अगर हम बताएं तो 1367 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1334 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में आज बंद हुए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। लेकिन बाजार के कुछ और बड़े संकेत यानी बाजार की बड़ी बातें आखिर क्या रही, वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो आप देखिए बाजार की बड़ी बातों में तो निफ्टी की रेंज काफी छोटी रही, दायरे में रहा, 24,750 के पास बंद हुआ। लेकिन आज जो सेक्टर्स रहे FMCG और ऑटो में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंकिंग खेमा बटा हुआ नजर आया। HDFC बैंक जहां पर दबाव में था, वहीं ICICI बैंक में तेजी नजर आई। इंडिया विक्स का जिक्र किया, थोड़ा नीचे आया लेकिन 18 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। टेलीकॉम शेयरों में आज खरीदारी नजर आई है। भारतीय हेक्साकॉम में आज एक वक्त पे 5% तक की भी तेजी हमें देखने को मिली। तो ये तमाम एक्शन बाजार के जो कि आपके सामने हमने रखे। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कल जब लोग उतरे बाजार में तो उन्हें बाजार में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा? देखिए, अगर आप मार्केट की बात करें तो हर ऊपरी स्तर पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग विटनेस कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी मेजर इवेंट्स है वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं और अब पूरा जो मार्केट का ध्यान है वो अर्निंग्स पे ही है। अर्निंग्स के भी ये लास्ट लेग में ही है, ये लास्ट वीक है बेसिकली, जिसमें सब अर्निंग्स आके खत्म हो जाएंगे। अभी लार्जली सब मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के ही अर्निंग्स आ रही है। तो फ्रेश ट्रिगर जब तक मार्केट को नहीं मिलेगा, मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा। तो एक कंसोलिडेशन दिमाग में रख के ही मार्केट में उतरना चाहिए। मार्केट लार्जली एक रेंज में ही मूव करेगा जब तक कुछ फ्रेश ट्रिगर आगे दिखता नहीं है।
तो एक दायरे में ही जो है वो बाजार नजर आएगा। लेकिन स्नेहा जी, अगर किसी सेक्टर पर आपका खासा फोकस हो, जो लग रहा हो कि इस बाजार में या किसी करेक्शन में, खासतौर पे मैं एफएमसीजी का भी जिक्र करना चाहूँगा, ये जो कंजम्पशन थीम है ये ऑल्सो अगर मॉनसून के प्ले आउट की बात करें तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ जो करेक्शन है क्या किसी स्टॉक में मौका दे रहा है या इस सेक्टर में मौका दे रहा है? जी, ये ओवरऑल जो सेक्टर है, अगर नतीजे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी मिक्स है सेक्टर। बट मॉनसून क्योंकि एक वीक अर्ली है, सो उससे जो ओवरऑल रूरल डिमांड है उसको काफी बूस्ट मिलेगा, और अर्बन डिमांड में भी एक ग्रेजुअल रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, जो कि ग्रेजुअली अब स्टार्ट होनी चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज आपको कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में कंफर्ट मिलेंगे। सिलेक्टिवली हम स्टॉक्स को देख सकते हैं। एफएमसीजी में जैसे हमारी प्रेफर्ड पिक है टाटा कंज्यूमर, और टाटा कंज्यूमर के साथ ही हम है ना कहते हैं मैरिको को देख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स के नतीजे भी ठीक ठाक थे, आउटलुक भी अच्छे थे, और जहां टाटा कंज्यूमर मोर ऑफ थोड़ा सा अर्बन प्ले है, मैरिको मोर ऑफ रूरल प्ले है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देख सकते हो। अदरवाइज इन जनरल कंजम्पशन थीम में आप वीबीएल और ट्रेंट जैसे कंपनीज को भी देख सकते हैं, जहाँ पे मॉनसून का सच रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक जो अर्बन रिकवरी की हम बात करें, उनसे स्टॉक्स बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंजम्पशन थीम पर एक खास रणनीति आपको मिलती हुई। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं, और हमारे साथ स्नेहा बनी हुई हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगी। पहला जो सवाल है वो अगरतला से आया है हमारे पास, और बड़ा ही अच्छा नाम, स्वदेश घोष। तो ईटी नाउ स्वदेश पर जो पहला सवाल हम आज ले रहे हैं वो स्वदेश घोष जी का ले रहे हैं, और त्रिपुरा अगरतला से इन्होंने सवाल भेजा है। टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहते हैं। 1707 रुपए की इनकी बाइंग है, 1707 इनकी बाइंग है, और पूछ रहे हैं कि मिड टर्म नजरिया इस पे क्या होगा। ओके, तो देखिए टीटागढ़ रेल ऐसे तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं ऑर्डर मोमेंटम में एक स्लगिशनेस आ गई थी, जिसके कारण हमने शार्प करेक्शन देखा है। बट काफी टाइम बाद सारे रेलवे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आ रही है, और क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट आ गया, बिकॉज एक हेल्दी करेक्शन के बाद हम ये मोमेंटम देख रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें आप अराउंड 1000 की आप है ना कहते हैं 1000 का एक टारगेट बना के इसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह, और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है वो भी बता दिया गया। चांद खान हमारे अगले दर्शक हैं, और यूट्यूब पर ही इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड इनकी खरीदारी है, और 1650 1650 स्नेहा इनकी बाइंग है, और 6 महीने और रुकना चाहते हैं कोचीन शिपयार्ड में। फिलहाल मुनाफे में है, बताइए 6 महीने का क्या नजरिया बन रहा है? देखिए गवर्नमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है ओवरऑल डिफेंस स्पेस में, और वहीं नेवल जिसमें नेवल भी इंक्लूडेड है, तो कोचिन शिपयार्ड उससे बेनिफिट कर सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि आप मीडियम टर्म देख रहे हैं, तो इसे आप यहाँ पे पार्शियली एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और पार्शियली और राइड ऑन करिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक अच्छी स्मार्ट रैली देख चुकी है। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग सेट हो सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके इसे फिर 2400 तक के लेवल्स के लिए बाकी राइड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह। पार्शियल प्रॉफिट मतलब जो आपका कैपिटल है वो निकाल लीजिए, और उसके हिसाब से फिर आगे बने रहिए रणनीति के हिसाब से। उत्कर्ष चौधरी का सवाल लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे राय जानना चाहते हैं। स्नेहा जी, इनकी बाइंग 395 395 की है, बताइए क्या किया जाए?
देखिए, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी बाइंग तो काफ़ी हाई लेवल पे है, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करिए, काफ़ी अच्छी स्टॉक है। और जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर में। बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं एंड काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है अनाउंस होंगे, और ये वेल रिफ्लेक्ट करता है इनके ऑर्डर बुक में। अगर हम ऑर्डर बुक टू सेल्स की बात करें तो कंपनीज माने सब डिफेंस ओवरऑल सेगमेंट में भी एंड बीएल स्पेशली ऑर्डर बुक टू सेल्स काफी रोबस्ट है, 4 to 5 टाइम्स, जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लंबा नजरिया रखेंगे तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो लंबा नजरिया रखेंगे अगर इस स्टॉक में तो रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। आज निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा ये स्टॉक। शरद का सवाल लेते हैं मुंबई से, और इनका सवाल जो है वो टाटा मोटर्स पर है। इनकी बाइंग प्राइस स्नेहा मैं बता देता हूं, इन्होंने 700 रुपए पे टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है, फिलहाल मुनाफे में है और शॉर्ट टर्म का नजरिया टाटा मोटर्स में लेकर चल रहे हैं। बताएं क्या राय बन रही है। देखिए, सो टाटा मोटर्स में जितने भी नेगेटिव्स थे वो काफी कुछ प्राइस इन हो गए, और कंपनी ने वापस यूएस को सप्लाई करना रिज्यूम भी कर लिया है। ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उसमें एक थोड़ी सी मॉडरेशन है, बट इन केस ऑफ टाटा मोटर्स हम देखें तो इन जनरल काफी ग्लोबल फैक्टर्स है जो कि टाटा मोटर्स को इन्फ्लुएंस करते, केवल डोमेस्टिक ही एक फैक्टर नहीं है। तो यूएस एक बहुत बड़ा रीजन था जहाँ पे इन्होंने सप्लाई बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ दी टेरिफ कंसर्न्स। वहां पे इन्होंने वापस रिज्यूम किया। तो सो हमारा ये मानना है कि जितने भी नेगेटिव से वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गए। इस लेवल से जो भी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आती है तो उससे स्टॉक में वापस मोमेंटम आ सकता है। एंड ओवरऑल जो मैनेजमेंट ने भी एक जो कमेंट्री दी थी Q4 नंबर्स के बाद, काफी डिसेंट कमेंट्री थी, और सीवी और पीवी दोनों में ही अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दो टेरिफ कंसर्न्स अभी भी थोड़े से लिंगर कर रहे हैं, बट होपफुली इंडिया यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स अगर अग्री हो जाते हैं तो उससे टाटा मोटर्स बेनिफिट करेगा। एंड ऑलरेडी यूके के साथ हमारे एफटीए के जो टॉक्स है वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गए, मैंने ऑलमोस्ट नियर टू डील ही है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ग्लोबल जो सेंटिमेंट है टाटा मोटर्स को लेके वो वापस पॉजिटिव टर्नआउट हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करने की आपको सलाह। यहाँ पर जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी का सवाल लेते हैं जयपुर से, और इनके दो स्टॉक हैं स्नेहा। पहला है जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये इन्होंने 745 के स्तर पे बाइंग की है, और 1130 शेयर इनके पास है। काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है, नुकसान भी उस लिहाज से बड़ा हो रहा है। दूसरा स्टॉक है इनके पास अदानी पावर, 640 की इनकी बाइंग है, और यहां पर भी इनको नुकसान हो रहा है। दोनों स्टॉक में नुकसान है क्योंकि ऊपरी स्तरों की बाइंग है, फिर भी अभी ये शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। क्या राय बनेगी आपकी? देखिए, जिंदाल स्टेनलेस स्टील में शॉर्ट टर्म में इनका लेवल्स आना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। मैंने वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडिया में स्टेनलेस स्टील में, एंड काफी अग्रेसिवली कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही है। सो इनका काफी अग्रेसिव टारगेट है कि ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का इंक्रीज करने का। तो डिमांड भी अगर आप देखिए ग्लोबल लेवल्स पे डिमांड अब इम्प्रूव हो रही है। चाइना भी स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है अपने इकोनॉमी को, so वहां से भी डिमांड इम्प्रूवमेंट की बात है। और ओवरऑल जो एक ट्रेड फियर था टेरिफ्स को लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। तो डिमांड ओवरऑल यहाँ से रिकवर होनी चाहिए, और जिंदाल स्टेनलेस जो कि कंटिन्यूसली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट करेगा और अपने मार्केट पोजीशन
को मेंटेन भी कर सकेगा। तो लॉन्ग टर्म में व्यू पॉजिटिव है। आपकी क्योंकि काफ़ी ऊपर की बाइंग है, तो इस लेवल पे आप इसे एवरेज कर लीजिए और इसे लंबे नज़रिए के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपने दूसरा स्टॉक कहा था अदानी पावर, उसमें हमारा कवरेज एज़ सच नहीं है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर में स्पेशली थर्मल में काफ़ी पॉजिटिव व्यू बन रहा है। ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी तेजी के स्तरों में बढ़ेगा बिकॉज़ एवरी ईयर डिमांड काफ़ी स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल साइड, मैंने एक तो वेदर कंडीशंस भी एडवर्स हो रही है एवरी ईयर, सो कंज्यूमर डिमांड भी एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रही है सेक्टर में। तो लॉन्ग टर्म थीम के हिसाब से पावर सेक्टर एक काफ़ी अच्छा सेक्टर है प्ले आउट करने के लिए। बट इसमें अदानी पावर पे मेरा व्यू नहीं है, हमारी टॉप पिक एनटीपीसी है इस सेगमेंट में। आपको मिलती हुई। अगला सवाल जीएस चौधरी का लेते हैं। टेक्समाको रेल है इनके पास और इन्होंने 173 रुपए 173 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है, बताएं। टेक्समाको रेल कैसा लगता है स्नेहा जी? जी देखिए, ये सारे रेलवे स्टॉक्स जैसा कि मैंने कहा कि इनमें वापस से मोमेंटम आ रही है और अगर टेक्समैको रेल की आप बात करें तो इसमें वो 185-190 के लेवल्स के हिसाब से इसे राइड ऑन कर सकते हैं। ओवरऑल रेलवे सेगमेंट में फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अभी भी ऑर्डर्स में थोड़ा स्लो डाउन है। गवर्नमेंट के एंड से हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर अनाउंसमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे, सो कंप्लीटली ये रिवर्सल प्ले ही हो रहा है बिकॉज़ वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी कंफर्ट आ रहा है रेलवे स्टॉक्स में, हाईली बीटन डाउन सेक्टर है। सो इसके लिए इनमें हम क्विक रिवर्सल देख रहे हैं, बट फंडामेंटली अभी भी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है बिकॉज़ ऑर्डर्स में जब तक पिकअप नहीं आएगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड तब तक रेवेन्यू विजिबिलिटी एज सच लंबे नज़रिए के लिए हमें नहीं मिल रही। सो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, बट फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से अवॉइड रहेगा। तो ये है राय इस वक्त टेक्समाको रेल पर आती हुई। अश्विनी का सवाल लेते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा टेक पर राय जानना चाहते हैं। 1057 ये है इनकी बाइंग प्राइस, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ओके, सो टाटा टेक की बात करें तो अगेन ये वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण एंड ओवरऑल जो अर्निंग्स डिलीवरी थी वो कंटिन्यूसली बिलो एक्सपेक्टेशन होने के कारण हाईली बीटन डाउन स्टॉक है, बट नीचे के स्तर से टाटा टेक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्टेबल लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया, मैंने अब कह सकते हैं कि थोड़ा एक फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया है अभी। इसमें इमीडिएट टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो लेवल्स कुछ 850 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो डिमांड है सो बेसिकली जो ईवी सेगमेंट से जो डिमांड है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन है, जो बाकी भी सेगमेंट्स हैं। सो मोमेंटम अभी टाटा टेक के जो जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है और वो रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्टेड था, बट क्योंकि साथ ही साथ में वैल्यूएशंस भी इसमें हाई वैल्यूएशंस भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर था। सो वहाँ पे कंफर्ट आ रहा है, तो एक ये एज अ रिवर्सल प्ले आउट हो रहा है। तो इसमें आप 850 तक के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय टाटा टेक पर आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल आप पूछते रहिए। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो स्नेहा जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो मेरी सबसे पहली पसंद है सीडीएसएल। जैसा कि हम जानते हैं एनएसडीएल ने ऑलरेडी डीआरएचपी फाइल कर दिया आईपीओ के लिए एंड काफ़ी बड़ा 3000 करोड़ का आईपीओ एक्सपेक्टेड है। तो विथ इंडियाज सेकंड डिपॉजिटरी एंटरिंग इनटू द इंडियन मार्केट, तो ये सीडीएसएल के लिए माने सीडीएसएल में भी हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल जो मार्केट एक्टिविटी है, सो आफ्टर शार्प करेक्शन हमें
पिकअप देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट एक्टिविटीज में, तो CDSL उससे भी बेनिफिट करेगा। दो देयर इज मतलब एक स्लो डाउन है नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट एडिशन में एंड IPO मार्केट के एक्टिविटीज में, बट स्टिल जो इन जनरल जो मार्केट एक्टिविटीज पिकअप होगी उससे भी CDSL बेनिफिट करता है, बिकॉज उसे हर ट्रांजैक्शन पे भी रेवेन्यू मिलते हैं। सो उस एंगल से मैं CDSL सजेस्ट करूंगी, एंड इसमें हम टारगेट प्राइस 1800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी दूसरी पिक है दीपक फर्टिलाइजर। जो मॉनसून के अर्ली अराइवल से सारी फर्टिलाइजर कंपनीज काफी बेनिफिट करेगी। खारिफ सीजन काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, तो दीपक फर्टिलाइजर ने इनफैक्ट जो Q4 के नंबर्स भी जो डिक्लेयर किए थे काफी अच्छे नंबर्स थे, तो दोनों को नजर में रखते हुए दीपक फर्टिलाइजर मैं पिच करूंगी, एंड इसमें टारगेट प्राइस है 1585 की। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए, शुक्रिया करेंगे स्नेहा आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।